वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है हमारा पुष्प की संरचना। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान समझने वाले हैं। टॉपिक है पुष्प की संरचना। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखना कैसे है। सबसे पहले तो ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस का दूसरा, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पौधों के विभिन्न भागों का जो लेसन प्लान था उस पर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम अपना दूसरा लेसन प्लान देखने वाले हैं। विज्ञान विषय का और भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर एक बार देख सकते हैं। विज्ञान विषय, इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय आदि सभी विषयों के लेसन प्लान चैनल पर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। आपको जिसकी आवश्यकता हो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पाठ्य योजना, पुष्प की संरचना। सबसे पहले तो लिखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में जो भी हमारा पाठ्य योजना संख्या है, जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। आपका जिस भी नंबर का पाठ्य योजना होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 होगा 2 लिखेंगे, 3 होगा 3 लिखेंगे, 4, 5, 6 जिस भी नंबर का होगा आप पूर्ण संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम। आप जो भी होंगे वो यहाँ पे लिख देते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। नीचे उसके लिखते हैं विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक नीचे बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। आप इसमें दिनांक, जिस दिनांक पे पढ़ाएंगे वो डेट लिखते हैं। जिस कक्षा का आपका टॉपिक होता है वो कक्षा लिखते हैं, विषय विज्ञान विषय लिख देंगे। कालांश आप जिस घंटे में पढ़ाते हैं वो लिख देंगे और समयावधि कुल 40 मिनट की होती है, आप यहाँ पे 40 मिनट लिख देते हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण जो हमारा है वह है पुष्प की संरचना, तो आप यहाँ पे पुष्प की संरचना ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सामान्य उद्देश्य पे। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं 5 या 7 या आप 10 भी लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य 5 से लेकर जितना तक आप 10 तक चाहें, आप 7 हो मन करे 7 लिखेंगे, 8 मन करे 8 लिखेंगे, 6 मन करे 6, जितना आपको इच्छा करे उतना सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। ये हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला ज्ञानात्मक हो गया, बोधात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में लिखते हैं छात्र पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और बोधात्मक में छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों की विवेचना कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र विभिन्न प्रकार के पुष्पों की संरचना का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट पेपर पर बना चित्र आदि जो भी यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम शिक्षण विधियाँ पे। शिक्षण विधियाँ जो आप शिक्षण विधि जैसे विज्ञान विषय में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये विधियाँ यूज़ होती हैं। तो आप शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिख देंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, आप जो भी हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद छात्र छात्रा कथन। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। छात्र कथन में या छात्रा कथन में लिखेंगे, जो छात्र जवाब देते हैं वो छात्र छात्रा कथन में लिखते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं फिर पौधों में कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़, तना और फूल में सबसे आकर्षक क्या होता है। छात्र छात्रा कथन में छात्र जवाब देंगे कि फूल या पुष्प होता है, तो आप फूल या पुष्प लिख देंगे।
और इसके बाद हम लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो आप छात्र छात्रा कथन में समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पुष्प की संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन और आखिरी में हम लिख देते हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत लिखते हैं इस वाले बॉक्स में। इसके बाद शिक्षण बिंदु पहला है हमारा पुष्प की संरचना। आप यहाँ पे पहले शिक्षण बिंदु में लिख देंगे पुष्प की संरचना, क्योंकि ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। ओके। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन वाले बॉक्स में हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न है हमारा पहला, पौधे का सबसे आकर्षक भाग क्या है। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे पुष्प। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पुष्प की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र छात्रा कथन में समस्यात्मक, आप यहाँ पे समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। ठीक है, मौन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये समस्यात्मक या मौन प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। इसके बाद उसके जस्ट नीचे हम लिख देते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखते हैं प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग यानी कि पुंकेसर और जयांग यानी कि स्त्रीकेसर कहते हैं। सभी उपांग अक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है। ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर आदि। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कुछ पौधे में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है जिन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे यहाँ पे पपीता, मक्का, लौकी आदि एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हो गया इतना। अब हम आते हैं अपने बोध प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हम स्पष्टीकरण दिए रहते हैं ऊपर, उसी से हम कुछ बोध प्रश्न करते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है, कितना जाना है, कितना समझा है। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, पुष्प कितने अंगों से मिलकर बना होता है। छात्र आंसर करते हैं 4 अंगों से। छात्र छात्रा कथन में आप 4 अंगों से लिख देंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करते हैं, लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे 2 प्रकार के। ओके, इसके बाद फिर हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है। छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। ये हो जाएगा मौन या समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु का नाम लिख देते हैं कि पुष्प के भाग। इसमें हम पुष्प के भाग के बारे में जानेंगे, तो इसमें स्पष्टीकरण अब देते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग लिख देंगे और इधर जो छात्र छात्रा कथन में है, फिर हम यही लिख देंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण देंगे, एक सामान्य पुष्प में निम्नलिखित भाग होते हैं। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज को बताएंगे, जैसे कि ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में पुष्प के विभिन्न भागों की रक्षा करते हैं। हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं दलपुंज। दलपुंज को फिर बताते हैं, यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। ये प्रायः रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधे में पुष्पों के दलों की संख्या व रंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला। ठीक है, ये दलपुंज को हमने बताया, तो दलपुंज लिख देंगे। इसके बाद पुमंग और जयांग को भी बताएंगे, तो पुमंग को लिखते हैं सबसे पहले। इसमें देखेंगे पुष्प में भीतर की ओर धागे जैसी अनेक रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें पुमंग कहते हैं। पुमंग के ऊपरी फूले हुए सिरे को परागकोश कहते हैं। परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है,
अब पुंकेसर के बाद हम जयांग को बताएंगे। फोर्थ हेडिंग लिख देते हैं जयांग। यह पुष्प का मादा भाग है जो पुष्प के मध्य में होता है। इसके 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण किसका, पुष्प के भाग शिक्षण बिंदु का। इसमें श्यामपट्ट कार्य आप करेंगे, जो भी करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर आप चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं चित्र बना के तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं बना हुआ है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्प का हो गया, फिर बाह्य दलपुंज, यहाँ पे बाह्य दलपुंज का हो गया, फिर हमने बनाया है दलपुंज को, यहाँ पे दलपुंज को आप समझा देंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा पुंकेसर और स्त्रीकेसर को हमने समझाया है, तो पुंकेसर का बना देंगे और स्त्रीकेसर यानी कि जयांग का बना के यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन कहाँ कौन सा है ये आप बना के श्यामपट्ट कार्य में समझा सकते हैं, या TLM भी इसका बना के बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने बोध प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं पहला, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे दलपुंज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पुष्प के नर व मादा भाग का नाम बताइए। यहाँ पे पुमंग या पुस्त्रीकेसर छात्र जवाब देंगे, आप छात्र छात्रा कथन में पुमंग या पुंकेसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं विकासात्मक प्रश्न पे। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा पुष्प के कार्य। यहाँ पे आप तीसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत क्या लिखेंगे, पुष्प के कार्य। इस वाले शिक्षण बिंदु में हम बताने वाले हैं। तो इसमें कुछ अब विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न हेडिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। छात्रा कथन में लिख देंगे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। फिर दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, पुष्प के क्या कार्य हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो यहाँ पे हम समस्यात्मक या मौन लिख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्पष्टीकरण पे। मौन के जस्ट नीचे आप लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं। ओके, अब हम स्पष्टीकरण हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिखते हैं, पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन या अपनी वंश वृद्धि करते हैं। प्रजनन का कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला कौन सा चरण है, परागकण, और दूसरा निषेचन। इसको आप लिख देंगे स्पष्टीकरण में। अब एक एक को हम थोड़ा सा बच्चों को समझा देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है परागकण, उसे समझाएंगे। तो पहला परागकण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं, पुष्प के परागकोश से परागकण का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को ही परागकण कहते हैं। ये हो गया हमारा परागकण। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरा निषेचन पे। इसमें लिखते हैं, परागकण में स्थित नर युग्मक तथा अंडाशय में स्थित मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप एक नई रचना का विकास होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है पुष्प के कार्य, उसका स्पष्टीकरण। इसके बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं, पुष्प के मुख्य कार्य प्रजनन करना। अब प्रजनन के 2 चरण लिख देंगे, परागकण और निषेचन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। ओके, हो गया। अब हम आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। इसे मूल्यांकन के प्रश्न या इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं मूल्यांकन के या पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पुष्प का क्या कार्य होता है। दूसरा, पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। तीसरा, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए। और हाँ, इसमें और भी क्वेश्चन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने जो स्पष्टीकरण ऊपर दिया है उसी से कुछ क्वेश्चन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं, सभी छात्र घर से पुष्प की संरचना के बारे में लिख कर लाएंगे। ओके, तो ये समझा आज के इस वीडियो में हमने पुष्प की संरचना का पाठ योजना। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पौधों के विभिन्न भाग की पाठ योजना के बारे में समझा था। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।